बैठो भाई बैठो। चलिए हम आगे की बात करने जा रहे थे। किसकी किसकी हमने बात कर रखी थी? अच्छा ये कौन सा पीपीटी लगा गया भाई? ये पुरानी वाली ही लगता है लगा दिया। हाँ ठीक है, इधर देखें। एफ ब्लॉक की हम बात कर रहे थे। हमने पहली चीज बात की थी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में। दूसरा ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था आई थिंक। तीसरी बात पे हम आते हैं। ये सारी चीजों पे डिस्कशन हो गया था। रेयर अर्थ एलिमेंट इन्हें क्यों कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एटॉमिक एंड आयनिक साइज पे। अगर हम आयनिक साइज की बात करें, जैसे कि अगर आप देखेंगे सबसे पहली चीज अगर हम यहां पे बात करें लेंथेनॉइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, देखिए लेंथेनॉइड +3 में देखेंगे 106, 103, 101, 99, 98, 96, 95, 94, 92, 91, 89, 88, 87, 86, कोई चेंज नहीं है। मतलब नो चेंज इन Ln+3 स्टेट। अगर Ln+3 लेंथेनॉइड अगर +3 में है तो कोई चेंज नहीं है साइज के अंदर। हाँ, लेकिन अगर आप देखेंगे किसके अंदर, दो जगह दिया हुआ है एनसीईआरटी के अनुसार। एक तो किस में दिया हुआ है +3 में, और एक कहां दिया हुआ है 0 में। जब आप 0 में देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा? पहला नजर आएगा सिमिलरिटी किसके बीच में? एनडी और पीएम के बीच में। एनडी और पीएम के बीच में यहां पे सिमिलरिटी नजर आएगी क्या? कि इन दोनों की साइज क्या है? आपकी ऑलमोस्ट सिमिलर है। देखिए जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पे वैसे भी साइज घटती है, ये हमें पता है। अब आप देखिए 187, 83, 82, 81, 81। पहला पॉइंट याद रखना है कि एनडी और पीएम का जो साइज होता है ये ऑलमोस्ट क्या होता है? सिमिलर होता है, जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। दूसरी अगर मैं आपसे बात करता हूं, उसके बाद 180 है। अचानक से अगर हम बात करें कि इसका साइज बढ़ता हुआ नजर आया, किसका? अगर आप देखेंगे ये किसकी साइज बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो यहां पे किसकी? यूरोपियम। यहां पे 4F6, 4F7, यहां पे देखो ईयू की। यानी कि अगर हम बात करें साइज का ऑर्डर, अगर हमसे पूछा गया कि साइज का ऑर्डर बताइए, तो कुछ नहीं, साइज का ऑर्डर में क्या हो जाएगा? ईयू सबसे पहले आ जाएगा, बाकी सब लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज हो रहा है। लेकिन याद रखिएगा यहां पे एक चेंज रिपोर्ट होगा, डेट इज एनडी और पीएम की साइज क्या बोली जाएगी? ऑलमोस्ट सिमिलर बोली जाएगी एज पर एनसीईआरटी। बाकी रेस्ट आपकी चीजें वैसी ही चलती चली जाएंगी। नीचे आप देखेंगे तो 180, 178, 177, 60, 76, 75, 74, 73, यानी कि साइज ऑलमोस्ट क्या होती जा रही है? लेफ्ट टू राइट जाने पे जैसे जैसे डिक्रीज करती है, डिक्रीज कर रही है। लेकिन ईयू की साइज सबसे बड़ी एज पर एनसीईआरटी ये माना जाता है कि ईयू की जो साइज होती है अमॉन्ग लेंथेनॉइड सबसे बड़ा होता है। अब पूछ दिया विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनॉइड इज लार्जेस्ट इन साइज? ईयू दे दिया, पीएम दे दिया, एनडी दे दिया और डीवाई दे दिया। आंसर क्या जाएगा? क्या आंसर जाएगा? यूरोपियम। आंसर क्या जाएगा? यूरोपियम। ठीक है, तो यहां पे अगर हम सबसे पहली चीज अगर हम बात करते हैं कि सबसे बड़ी साइज किसकी होती है, तो यूरोपियम की होती है। अब अगर हम बात करें आयनिक साइज के ऊपर, अगर हम बात करें तो आयनिक साइज में ये पूछा जा सकता है, तो आयनिक साइज में कोई चेंज नहीं है। लेंथेनॉइड +3 में लेफ्ट टू राइट जाओगे साइज घटता पाओगे, नॉर्मल है, कोई चेंज नहीं होगा। अब हम अगर आगे बात करें द इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन ऑफ, इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन किसके किसके लिए? एक तो यूरोपियम जिसका एटॉमिक नंबर है 63, याद रखिएगा लार्जेस्ट साइज होती है इसकी। क्या होती है बोलिए जल्दी? लार्जेस्ट साइज। अब लार्जेस्ट साइज होती है। और गैडोलिनियम क्यों? क्योंकि ये कहां पे दिया गया है? एग्जाम्पलर में दिया गया है। किसके अंदर दिया गया? एग्जाम्पलर में। और टीबी, टीबी के लिए एटॉमिक नंबर 65। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन। तो आपको पता है गैडोलिनियम जो होता है, गैडोलिनियम क्या है? 64 है। 58 से लेके 71 तक के पूरे एलिमेंट को क्या बोला जाता है? आपका लेंथेनॉइड।
और इसमें 64 नंबर पे कौन पाया जा रहा है? गैडोलिनियम पाया जा रहा है। ये एग्जाम्पलर पे मेंशन है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, उसकी साइज सबसे बड़ी होती है इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए अभी मैं बताऊंगा कि स्टेट के बेसिस पे कौन इंपॉर्टेंट बन जाता है। स्टेट के बेसिस पे इंपॉर्टेंट बन जाता है टीबी। अब सवाल हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए ईयू हुआ, जीडी हुआ और टीबी हुआ, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन क्या होगा। ऑल्दो हम ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिला दूं, गैडोलिनियम में क्या होता है? हाफ फिल्ड होता है, यानी कि 4f कितना पाया जाता है? 7। तो 4f7 देखो कहां पे गैडोलिनियम, 4f7। जेनॉन 4f7 देखो, एक तो यहां दिख रहा है, एक यहां दिख रहा है। यहां 4f8 है, नहीं हो सकता। 4f7 यहां पे भी दिख रहा है, ठीक है। अब सुनना जरा गौर से, अब हमसे पूछा जा रहा है कि 63 का बताइए, तो 63 का कितना हो जाएगा? 4f7 होगा या कम होगा? पहले ये बताओ, 4f7 होगा या कम होगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन जाके एक बार चेक कर लेना कि डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी मैं यहां से बता दे रहा हूं कि देखो यहां पे कौन कौन सा दिया गया है आपको। एक दिया गया है यूरोपियम, यूरोपियम का कन्फ्यूग्रेशन क्या है? 4f7 5d0 6s2, ठीक है। एस में तो कोई बदलाव ही नहीं आएगा, सब जगह एस देखो सेम है, एस सेम है। अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन पूछा गया तो आधा आंसर यहीं से पहचान लेना कि एस में अगर 1 लिख दिया या एस में 0 लिख दिया, आंसर तो वो ही नहीं सकता, क्योंकि हर जगह एस देखिए कितना है, एस तो 2 है, तो एस के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसको मैंने क्यों बोला? क्योंकि ये हो सकता है गैडोलिनियम दिया गया है आपका एग्जाम्पलर में, तो एग्जाम्पलर में वो तो आने के पूरे चांसेस हैं, इसको अपन खूब पढ़ते भी हैं, लेकिन अपन भूल किसको जाते हैं? यूरोपियम को बिल्कुल नहीं ध्यान देते हैं। यूरोपियम ध्यान दीजिएगा, चूंकि यहां दोनों जगह हाफ फील्ड कन्फ्यूग्रेशन है, इसलिए ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। यूरोपियम में भी पूछा जा सकता है। तो यहां बस क्या फर्क है कि यहां 5d1 आ रहा है, यहां 5d1, और यहां कितना आ रहा है? 5d0 आ रहा है। तो अब देखिए यहां पे सवालों के जरिए अगर हम याद रखें तो ज्यादा बेहतर याद होगा। ये भी 4f7 है, ये भी 4f7। अब देखो 4f7 एक तो यहां दिख रहा है और एक यहां दिख रहा है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पहले ये वाला आंसर 4f8 तो होता नहीं है, किसके लिए? गैडोलिनियम के लिए। तो आंसर क्या बचा? 4f7 6s2, 4f7 5d1 6s2, और इसके लिए क्या हो जाता है? 4f9। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि देखो यहां पे तो f7 रिपीट हो रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। f7 रिपीट हो रहा है, इसलिए सिर्फ गैडोलिनियम के अलावा यूरोपियम को भी ध्यान देके जाइएगा पेपर के अंदर। और अगर नहीं जाएंगे तो आप ये मान के चलिए कि 100% गलत होने के चांसेस हैं। अब अगली बात करता हूं, यहां पे क्यों? क्योंकि जस्ट अगला वाला जो एलिमेंट है उसके अंदर क्या नहीं पाया जाता? D8 नहीं पाया जाता। तो ये क्या बन जाता है? अगेन 4f9 5d0 6s2। समझ रहे हो? एक पिछले वाले में नहीं पाया जा रहा था 5d, और जस्ट अगले वाले में 5d नहीं पाया जा रहा है, इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको गैडोलिनियम भी याद होना चाहिए, उसके पहले वाला यूरोपियम भी याद होना चाहिए, और उसके बाद वाला जो एलिमेंट है वो भी याद होना चाहिए। तो तीनों का सेट, इसलिए तीनों आप ढंग से देख के जाएंगे कि ईयू का, जीडी का और टीबी का। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पे? फोर्थ 63 64 65। दिक्कत ये होती है हम 64 को बड़ा तवज्जो देते हैं, क्यों? क्योंकि एग्जाम्पलर में दिया गया है। और वहीं अगर वो हल्का सा पेपर घुमाया, 63 डाला, 65 डाला, बस वहीं फैल जाएंगे। तो बेहतर है कि हम दोनों बातों को ध्यान रखें, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, सवाल है द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन ऑफ लेंथेनॉइड इज। दूसरा सवाल कैसा पूछेगा कि लेंथेनॉइड का जनरल कन्फ्यूग्रेशन बताइए। मैंने क्या बोला? 6s को अगर डिस्टर्ब किया आपने, 6s को अगर आपने डिस्टर्ब किया तो वो तो आंसर तो कभी जीवन में ही नहीं हो सकता। 6s और 7s को डिस्टर्ब कर दिया तो ना वो लेंथेनॉइड का कन्फ्यूग्रेशन है, ना वो एक्टेनॉइड का। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पहला वाला। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन लेंथेनॉइड का कितना हो जाएगा? s के इलेक्ट्रॉन को अगर डिस्टर्ब किया तो आंसर कितना हो जाएगा? बोलिए जल्दी। यहां पे आंसर हो जाएगा यहां पे 4f14 5d0 1 और 6s क्या हो जाएगा? 2। ऐसे ही एक्टेनॉइड में क्या होगा? क्या चीज फिक्स है? 7s2। ये दो चीजें फिक्स हैं किसके अंदर? लेंथेनॉइड में 6s2 फिक्स है, और एक्टेनॉइड में क्या फिक्स है? 7s2। ये आप उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन ऑफ गैडोलिनियम इज। अब बताओ इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? f8 गलत है, f8 गलत है। ये किसका होगा? 5d0 लिख दिया इसने, ये किसका है? यूरोपियम का। किसका है? यूरोपियम। और ये वाला किसका हो गया? बोलो जल्दी। गैडोलिनियम। समझ रहे हो मेरी बात को? नेक्स्ट
कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज डायामैग्नेटिक एंड कलरलेस। अब देखो उसी एक पिक्चर के अंदर इसका भी ये राज छुपा हुआ है। क्या कह रहा है, इनमें से बताइए कौन सा डायामैग्नेटिक। पहले देखो कौन कौन सी स्टेट में दिया गया है, कौन कौन सी स्टेट में, सबको +3 में लिखा गया है। ठीक है, सुनना जरा गौर से। अगर हम बात करें लेंथेनॉइड की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +3। +3 में 0 इलेक्ट्रॉन किसके पास है, इसके पास है। किसके पास, लेंथेनम के पास। और किसके पास फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन है, बोलना जरा, ल्यूटेशियम के पास। तो जिसके पास F0 होगा या F14 होगा वो कैसा होगा, बोलो जल्दी, डायामैग्नेटिक। और कैसा होगा, सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा, इसलिए वो कलर्ड होगा या कलरलेस होगा, कलरलेस होगा। कैसा होगा, कलरलेस होगा। यानी कि अगर हम बात करें कि आंसर क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज डायामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक कौन होता है, F0 F14, D0 D10 ये होता है। तो देखो यहां पे लेंथेनम दिया है तो ये कितना हो गया, F0। ल्यूटेशियम अगर हम बात करें तो F14। अच्छा, Zn का कितना होता है बताना जरा, D10। कितना होता है, D10। तो अगर हम बात करें विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक एंड कलरलेस, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। अब सुनना जरा गौर से, लेंथेनम एंड सीरियम 4+, सीरियम 4+, अगर हम बात करें तो ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, एनसीईआरटी में ये दोनों बातें लिखी गई हैं क्योंकि अगली बार जो आपसे सवाल बनाया जाएगा ऐसे इस तरह के सवाल, इसमें मैक्सिमम इतने ही ऑप्शन के साथ खेला जा सकता है। एक और ऑप्शन दिया जा सकता है डी ब्लॉक से रिलेटेड, दैट इज Sc+3। मैं बता रहा हूं इतने ही पेयर है, लेंथेनम, ल्यूटेशियम, Yb2+, सीरियम 4+, Zn+2, स्कैंडियम +3। अब देखो ये अगर हम बात करें कि क्या लिखा हुआ है यहां पे, देखना देखना इसी ग्राफ के अंदर सीरियम 4+ पहले देखते हैं। सीरियम 4+ में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 0। अगर हम बात करें सीरियम 4+ के अलावा बताओ कोई 4+ में हो जिसके पास 0 इलेक्ट्रॉन दिख रहा हो, किसी के पास नहीं दिख रहा है। अगर हम और एक बात करते हैं, देखना यहां पे अगर हम बात करें कि सीरियम +4 में 0 इलेक्ट्रॉन है और किसी के पास इधर दिख रहा है, किसी के पास नहीं दिख रहा है। +2 में आ जाओ, तो +2 में किसके लिए बोला था, एक तो Yb के लिए बोला था, तो Yb में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बताओ, 4f14। और किसके लिए बोला था यहां पे, और Yb के अलावा किसके लिए बोला था, 14 के अलावा और बताओ कहां पे हो सकता है। एक तो किसके लिए बोला, सीरियम के लिए, तो सीरियम 4+ में 0 है। लेंथेनम में कितना है, लेंथेनम में भी 0 है। ल्यूटेशियम में कितना है, ल्यूटेशियम में भी। Yb+2, Yb+2 की अगर हम बात करें तो Yb+2 यहां पे देखो, Yb+2 Yb+2 14 0 0 0 0, तो यानी कि ये 4 आयन। तो यानी कि किसके लिए बोल रहा है वो, लेंथेनम के लिए सबसे पहली बार बोल रहा है कि लेंथेनम जो +3 होगा ये कैसा होगा, बोलो जल्दी, डायामैग्नेटिक एंड कलरलेस। सीरियम जो 4 होगा ये कैसा होगा, डायामैग्नेटिक एंड कलरलेस। इसके अलावा अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो Yb जो है, ये Yb+2 जो है ये कैसा होगा, डायामैग्नेटिक एंड कलरलेस। और ल्यूटेशियम Lu+3 ये कैसा होगा, डायामैग्नेटिक एंड कलरलेस। यानी टोटल कितने पेयर बने अभी से लेके, अगर हम बात करें डी ब्लॉक से F ब्लॉक तक, स्कैंडियम जिंक किसके अंदर, ट्रांजिशन सीरीज, उसके बाद से लेंथेनम और सीरियम, और कौन सा हो गया यहां पे ल्यूटेशियम और Yb2+। तो ये कैसे हो गए, ये डायामैग्नेटिक होते हैं और कलरलेस होते हैं। जब भी सवाल आएगा इन्हीं के सराउंडिंग में बार बार वो घूमेगा, इन्हीं के सराउंडिंग में बार बार वो एग्जामिनर आपको घुमाएगा, इससे बाहर क्योंकि कोई है ही नहीं। इसके बाद वाले जितने वो सब पैरामैग्नेटिक है। तो जब भी पेयर बनाएगा 3 पेयर आप याद रखिए, एक तो Zn+2 याद रखिए, और स्कैंडियम +3 ये ट्रांजिशन सीरीज से बनाएगा, और ये बनाएगा F ब्लॉक से, F ब्लॉक से इनको और इनको बनाएगा, जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, तो इन दोनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल अगर हम आगे चलते हैं, अब बात आती है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पे। जब ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करते हैं तो ढंग से देखिएगा, पहली लाइन लिखती है एनसीईआरटी, इन द लेंथेनॉइड लेंथेनम 2 एंड लेंथेनम 3। ठीक है, अगर हम बात करें कि लेंथेनॉइड के अंदर हमको याद होता है कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ +3 होता है। अब वो कितने हद तक सही है उस बात को समझिए कि इन लेंथेनॉइड लेंथेनम 2 एंड लेंथेनम 3 कंपाउंड्स आर प्रीडोमिनेंट स्पीसीज। हाउएवर ओकेजनली कभी कभी +2 और +4 आयंस भी पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, तो अगर इसका जवाब आप जानना चाहते हैं तो इसका जवाब भी आप कहां ढूंढ सकते हैं, एनसीईआरटी के अंदर ही ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढ सकते हैं मैं वो बता देता हूं। +2 और +4 पाया जाता है, कहां कहां पाया जाता है, जब आप इस ग्राफ को देखेंगे, इस ग्राफ को देखेंगे तो इस ग्राफ में Sm2+ आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, Sm2+, और क्या देखने को मिलेगा, Eu2+। और इसी ग्राफ में आपको Tm2+ देखने को मिलेगा और Yb2+ देखने को मिलेगा।
इसी ग्राफ में आपको C4+ देखने को मिलेगा और PR4+ देखने को मिलेगा, और इसी ग्राफ में आपको TB+4 देखने को मिलेगा। तो क्या लिखती है एनसीईआरटी? नो डाउट लेंथेनॉइड में मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +3। कितना होता है? +3। ये बिल्कुल कोई संशय वाली इसमें बात नहीं है। यहां पे लेंथेनॉइड के अंदर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ये बात माना। लेकिन ओकेजनली जो होता है उनके अंदर, ओकेजनली कभी कभी क्या देखा जाता है? +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखे जाते हैं। तो इन लेंथेनॉइड्स, lanthanum 2 and lanthanoid 3 compounds are predominant species. However, occasionally +2, +4 ions are also obtained in solid compound, sorry, क्या लिखा है? आयंस आर इन द सॉल्यूशन और इन सॉलिड कंपाउंड। मतलब कि या तो सॉल्यूशन के फॉर्म में या किसके फॉर्म में? सॉलिड कंपाउंड के फॉर्म में अगर देखा जाए तो ओकेजनली +2 और +4 भी देखा जाता है। एनसीईआरटी का जब ये ग्राफ आप उठा के देखते हैं तो वो तीनों बातें बड़े अच्छी तरीके से क्लियर हो जाती हैं। किसके किसके लिए? TB4+, PR4+, CE4+, TM2+, YB2+, SM2+ एंड किसके लिए? EU2+। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, देखो लेंथेनॉइड की मोस्ट कॉमन +3 है, लेकिन ऐसा नहीं है कि +2 और +4 में नहीं पाए जाते हैं, कुछ पाए जाते हैं, ओकेजनली पाए जाते हैं, और वो जाना चाहेंगे +3 में ही। अब मान लो जैसे जो 4 में है, वो 4 वाला भी किस में आना चाहेगा? 3 में। अब जो 2 में है वो भी किस में आना चाहेगा? 3 में। 2 से 3 आने के लिए क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा। अब 4 से 3 में आने के लिए इलेक्ट्रॉन खाना पड़ेगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन खा के आ रहा है तो सामने वाले को क्या करेगा? सामने वाले से इलेक्ट्रॉन छीनेगा। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ के आ रहा है मतलब सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देगा। तो एक बात बताओ, जो इलेक्ट्रॉन छीन के खा रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा या रिड्यूसिंग? ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग? ऑब्वियस है, जो इलेक्ट्रॉन छीन के खा रहा है मतलब सामने वाले का क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो वो इलेक्ट्रॉन छीन के खाएगा तो वो कैसा एजेंट हो गया? ऑक्सीडाइजिंग। अब मान लो जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन मान लो जो दे रहा है मतलब सामने वाले का क्या कर रहा है? रिड्यूसिंग। इसी बेसिस पे एक और सवाल बनाया जाएगा, क्या? सुनना, इन लेंथेनॉइड +3 इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन सीरियम एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर +4 है तो एक बात बताओ, वो आना किस में चाहेगा? +3 में। अब +3 में आने के लिए इलेक्ट्रॉन खाएगा या छोड़ेगा? ये बताना जरा। खाएगा। अब सामने वाले का इलेक्ट्रॉन अगर छीन के वो खा रहा है, इसका मतलब सामने वाले के लिए कैसा काम कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो क्या लिखता है यहां पे? याद रखना, CTB एंड डाइपर। वैसे याद रखने का तरीका है CTB एंड डाइपर। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिए गए हैं, बिल्कुल हल्के मत लेना यहां पे। ठीक है, सी इनफैक्ट पूछा गया है एग्जाम के अंदर। CTB एंड डाइपर ऑल्सो एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बट ओनली इन ऑक्साइड। याद रखना, CTB, सीरियम तो +4 एग्जिस्ट करता है, हर जगह एग्जिस्ट करता है, लेकिन टीबी एंड डाइपर की अगर हम बात करते हैं, इनके अंदर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। एनसीईआरटी क्लियर मेंशन करती है, आप किताब खोलिए और पढ़िए कि केवल ऑक्साइड के फॉर्म में। किस फॉर्म में? ऑक्साइड के फॉर्म में। यानी कि सीरियम +4 में रहता है, बिल्कुल सही बात है। NDTB DYPR also exhibit +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली इन ऑक्साइड, यानी MO2 के फॉर्मेट में ये क्या एग्जिस्ट करते हैं? +4। अच्छा ये बात देखो, इस बात का प्रमाण यहां से भी दिखता है। आप देखो, अगर जब आप इस ग्राफ को देखोगे, दो जगह ये बात मेंशन्ड है। आप देखो Ln4+ किसके किसके लिए बनाया है? सीरियम के लिए। उसके बाद से किसके लिए बनाया? PR के लिए। उसके बाद ND के लिए बनाया है। ठीक है, आगे आप आ जाइए तो किसके लिए बनाया? TB के लिए। और उसके बाद किसके लिए बनाया? DY के लिए। तो इस बात को इग्नोर मत कीजिएगा, ढंग से देखिएगा। Ln4+ में कौन कौन रहता है? CTB एंड डाइपर। लेकिन एंड डाइपर की अगर हम बात करें, TB एंड डाइपर की अगर हम बात करें, तो वो किस फॉर्म में केवल एग्जिस्ट करते हैं? ओनली इन फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, केवल ऑक्साइड के फॉर्म में। CTB एंड डाइपर जो होते हैं ये Ln4+ के फॉर्म में रहते हैं। टीबी एंड डाइपर के लिए लिखती है एनसीईआरटी की केवल ऑक्साइड के फॉर्म में। तो ये बात बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, यहां पे लिखा हुआ है, ढंग से देखिए क्या, कि सी exhibit +4 oxidation state, TB and diper also exhibit +4 oxidation state, but only in oxide MO2। किस फॉर्म में? MO2 के फॉर्म में। आगे अगर हम बात करते हैं, SM, EU, TM, YB also exhibit +2 oxidation state। SM, EU, TM and YB
क्या एग्जिस्ट करते हैं बताइए जरा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना, अगर ये +2 वाले हैं तो +2 वाले कितने में जाना चाहेंगे, +3 में। अब +3 में जाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे या इलेक्ट्रॉन खाएंगे, ये मुझे बताओ। तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे। जो इनका इलेक्ट्रॉन खाएगा वो किसकी तरह काम, मतलब सॉरी, जो इनका इलेक्ट्रॉन खाएगा उसका तो रिडक्शन होगा, यानी ये किसकी तरह काम कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पे अगर हम बात करें C4+, एनसीईआरटी की अगली लाइन है, C4+ इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हाइल EU2+ इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या लिखती है एनसीईआरटी कि C4+ क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, व्हाइल EU2+ क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। आगे अगली एनसीईआरटी की जब लाइन आप पढ़ते हैं तो अगली एनसीईआरटी में क्या लिखता है कि देखो 4+ से 3+ में ये जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है, क्योंकि सीरियम है क्या, एक लेंथेनॉइड, और लेंथेनॉइड की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है। अब +3 भेजोगे तो +4 से अगर +3 भेजोगे तो क्या सीरियम जाने के लिए मना करेगा या हां करेगा, ये मुझे बताओ, जाना चाहेगा या नहीं जाना चाहेगा। एक बात बताओ, अगर लेंथेनॉइड की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और सीरियम +4 को मैं बोलूं कि तुम एक लेंथेनॉइड हो, तो कहता है मैं लेंथेनॉइड हूं तो मेरा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3। यानी +4 से अगर उसको +3 में भेजूंगा तो जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा, इलेक्ट्रॉन खा के ही जाना पड़ेगा। इसीलिए ई नॉट वैल्यू एनसीईआरटी ने लिखी है, क्या लिखी है, द ई नॉट वैल्यू, देखो एनसीईआरटी की अगली लाइन क्या लिखा हुआ है, द ई नॉट वैल्यू ऑफ C4+ टू C+3 इज 1.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो ई नॉट वैल्यू पे मैंने बोला था 2 पॉइंट बनाएगा वो, या तो वो कॉपर के लिए बना लेगा या तो वो किसके लिए बना लेगा, सीरियम के लिए बना लेगा। कॉपर 2+ से क्या कॉपर 0 में जाना चाहता है, हां जाना चाहता है। सीरियम 4+ से क्या सीरियम +3 में जाना चाहता है, हां जाना चाहता है। ई नॉट की वैल्यू बताइए, +1.74। तो याद रखिएगा ई नॉट वैल्यू फॉर सीरियम 4+ टू 3+ इज 1.74 वोल्ट। सिंपल सी बात है, सीरियम कहता है मैं लेंथेनॉइड हूं, और लेंथेनॉइड की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +3। तो सीरियम को +4 से अगर +3 में जाने के लिए कहा जाए तो उसको बहुत समस्या नहीं होती है, वो आराम से जाने के लिए रेडी हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये सीरियम है क्या, तो एक लेंथेनॉइड है, और लेंथेनॉइड की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, ये बताइए जरा, कितनी होती है, +3 होती है। कितनी होती है, +3। तो ई नॉट वैल्यू ऑफ सीरियम 4+ से 3+ में इज 1.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच सजेस्ट दैट इट कैन ऑक्सीडाइज वाटर। ये इस बात को सजेशन देता है कि ये किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, पानी को। मतलब अगर सीरियम को पानी में डालोगे तो पानी से क्या करेगा, 4+ से 3+ जाने के लिए क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन छीनना पड़ता है। ये पानी से इलेक्ट्रॉन छीन के उसको किसमें कन्वर्ट मार देगा, ऑक्सीजन में। किसमें कन्वर्ट मार देगा, ऑक्सीजन में। समझ रहे हो, इसीलिए कहा जाता है इट इज अ वेरी गुड। हाँ, हालांकि ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है, बहुत धीरे होती है। जितना तेजी से फ्लोरीन पानी को ऑक्सीडाइज करता है उतना तेजी से सीरियम नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि करता जरूर है। मतलब पानी से इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता जरूर रखता है। इसीलिए कहा जाता है सीरियम को अगर पानी में डालोगे तो ये पानी को ऑक्सीडाइज कर देगा, और पानी को ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीजन बना के उड़ा देगा। इसीलिए कहा जाता है इट इज अ गुड एनालिटिकल रिएजेंट इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। किसमें, गुड एनालिटिकल रिएजेंट के तौर पे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में इसका उपयोग किया जाता है। तो कॉपी के अंदर एक बात लिखो, सीरियम +4 से +3 सीरियम +4 से +3 इसलिए जाना चाहेगा, इसलिए जाना चाहेगा क्योंकि 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 वो एक लेंथेनॉइड है, क्योंकि वो एक लेंथेनॉइड है, क्योंकि वो एक लेंथेनॉइड है, और लेंथेनॉइड और लेंथेनॉइड और लेंथेनॉइड का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3, और लेंथेनॉइड्स का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3, और लेंथेनॉइड का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3। ठीक है, यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे जरा ढंग से देखना, यहां पे देखो, ये क्या है आपका सीरियम है, सीरियम +4 से
अगर इससे पूछोगे सीरियम +3 बनोगे तो बोलेगा बिल्कुल बनूंगा। क्यों बनोगे? क्योंकि मैं एक लेंथेनॉइड हूं, और लेंथेनॉइड का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बताना जरा। तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3, यानी सीरियम +4 से +3 में जाना चाहेगा, हाँ जाना चाहेगा। इस ई नॉट वैल्यू कितनी होगी? तो 1.74। ठीक है, अब बात आती है कि +4 से +3 जाने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? खाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? बोलो जल्दी। खाना पड़ेगा। क्या इलेक्ट्रॉन खिलाओगे तो इलेक्ट्रॉन खाएगा या नहीं खाएगा? बिल्कुल खाएगा। और दैट इज द रीजन इसकी ई नॉट वैल्यू इतना ज्यादा पॉजिटिवली हाई है कि जब हम सीरियम को कहां डालते हैं? पानी के अंदर डालते हैं। कहां डालते हैं? पानी के अंदर। तो देखो पानी में क्या है, पानी में अगर मैं तुमसे बात करूं, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इसकी वजह से चार्ज आया -1, इसकी वजह से चार्ज आया -1, ओवरऑल चार्ज कितना आ गया? -2। अब देखो सीरियम को क्या चाहिए? +4 को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करता है? पानी का इलेक्ट्रॉन लेके खा लेगा, पानी का इलेक्ट्रॉन लेके खा लेगा। इसीलिए कहा जाता है कि सीरियम जो है +3 बनने के लिए पानी का इलेक्ट्रॉन खा जाता है, यानी ये पानी को ऑक्सीडाइज कर देता है। दो ही स्पीसीज अभी तक एंटायर केमिस्ट्री में, पूरी इनऑर्गेनिक में हमने पढ़ा अभी तक, जो पानी को ऑक्सीडाइज कर पा रही हैं। एक फ्लोरीन है और एक कौन है? सीरियम है, जो एनसीईआरटी ने लिखा है। तो लिखो both fluorine and cerium 4+, both fluorine and cerium 4+, both fluorine and cerium 4+ can oxidize water, can oxidize water. Both fluorine and cerium 4+ can oxidize water. मतलब एकमात्र यही दो स्पीसीज हैं जो कि क्या कर सकती हैं? पानी को ऑक्सीडाइज कर सकती हैं। लिखो अगला पॉइंट लिखो, सीरियम पानी को ऑक्सीडाइज कर सकता है, सीरियम पानी को ऑक्सीडाइज कर सकता है, सीरियम पानी को ऑक्सीडाइज कर सकता है बिकॉज ऑफ हाई E naught value, because of high E naught value, ब्रैकेट में लिख लेना 1.74, and that is why it is used as good analytical reagent, and that is why it is used as good analytical reagent in volumetric analysis, volumetric analysis के अंदर इसको उपयोग करते हैं, in volumetric analysis। अगर हम आपसे बात करते हैं सीरियम किसकी तरह यूज किया जाता है? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे यहां पे नीचे, अगर हम बात करें, however the reaction is slow, hence Ce2+ is good analytical reagent in volumetric analysis। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर एक गुड एनालिटिकल रिएजेंट के रूप में इसको काम में लिया जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ लेंथेनॉइड which one is a strong oxidant and strong reductant। सिंपल सी बात है, सीरियम +4 से कहां आना चाहता है? सीरियम +3 में। इसके लिए ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन खाएगा तो ये किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीडेंट। किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीडेंट। ठीक है, और दूसरा क्या पूछ रहा है? स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट। तो ये ऑक्सीडेंट हो गया। दूसरा अभी मैंने आपको बताया EU+2 जो है ये कहां से कहां जाना चाहेगा? EU+2 से कहां जाना चाहेगा? +3, यानी ये किसकी तरह काम करेगा? रिडक्टेंट। किसकी तरह काम करेगा? रिडक्टेंट। एनसीईआरटी ने क्लियर दो लोगों के बारे में लिखा है कि Ce+4 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड EU+2 इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ऑब्वियस है, एक क्या करना चाहेगा? अपना इलेक्ट्रॉन खा के सामने वाले का, फिर +3 में जाना चाहता है। दूसरा अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के +3 में जाना चाहता है। तो यानी कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा और एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? CE एंड EU, CE एंड U। आंसर क्या हो जाएगा? C एंड EU। आगे अगर हम बात करें, कह रहा है विच एलिमेंट डज नॉट शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या एक बात बताइए, सीरियम शो करता है या नहीं करता है? इतनी कहानी पड़ी है भाई। अच्छा एक बात बताओ, EU जो होता है, एनसीईआरटी की लाइन में क्या लिखा हुआ है
कि EU जो है एक स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट है, जो किस में रहता है, बोलो जल्दी, +2 में। क्या रहता है? ओनली +2। किस में रहता है? ओनली +2 एंड +3। EU किस में जाता है? +2 एंड +3। आंसर क्या हो जाएगा? 4th। आंसर लिखता है, एनसीईआरटी में ही एग्जांपल दिया गया है, नेम अ मेंबर ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज विच इज वेल नोन टू एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। बताइए कौन सा हो जाएगा आंसर? सीरियम। ठीक है, तो सीरियम के बारे में देखो एग्जांपल में भी उसने लिखा और एनसीईआरटी में भी 2-3 बार मेंशन किया, इसलिए सीरियम थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बट सीरियम के साथ एंड डाइपर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड डाइपर, तो एंड डाइपर में अगर हम बात करें, सी टीबी एंड डाइपर, टीबी एंड डाइपर, ठीक है, तो वो भी क्या होते हैं? +4 में होते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, देखिए अब ये एनसीईआरटी की लाइन से ही सवाल है, एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन ही है। अब बताइए इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? बताइए इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? EU+2 is formed by losing 2s electron and its F7 configuration accounts for the formation of this ion। इसीलिए मैं कह रहा था यूरोपियम को याद रखना, क्योंकि ये बार बार दिया हुआ है तो इसका कंफ्यूग्रेशन माइट पॉसिबल आपसे पूछ सकता है। बताइए क्या हो जाएगा यहां पे आंसर? EU2+ is formed by losing of 2s electron and its F7 configuration accounts for the formation of this ion। सही बात है। EU2+ कैसे बनता है? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के ही बनता है। और ये पता है आपको, ये चारों लाइन एनसीईआरटी की लाइन है, ये चारों लाइन एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन को समझाने के लिए मैंने एक सवाल बना लिया कल। ठीक है, आप एनसीईआरटी खोल लो, एग्जैक्ट लाइन है, मैं बता देता हूं, नीचे से आप उठा लो, ये टोटल 6 लाइन में से 4 ऑप्शन बनाए थे। खोलो एनसीईआरटी, देखो वहां पे टॉपिक लिखा हुआ है और टॉपिक के इसी के नीचे अगले पेज पे जाओ, देखो पढ़ो। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है इसीलिए। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? अब यार तुम लोग रट के बैठे हो यार, देखो अब वही एनसीईआरटी में तुम मैच करा लो, एक एक अपने हाथ से मैंने टाइप किया है ये सब कुछ, एक शब्द भी अलग नहीं होगा, वही चारों स्टेटमेंट तोड़ तोड़ के रख रखा है। एक सवाल करने में इतना समय लग गया एनसीईआरटी की लाइन में, क्या होगा? ढंग से देखो, एक गलती की है मैंने, गलती पता है क्या की है? EU2+ is formed by losing 2s electron in its F7 configuration accounts for the formation of this ion। बिल्कुल सही बात है। EU2 is a strong reducing agent changing to the common state +3। अगली लाइन यही है। YB2+ which has F14 configuration is a oxidant। एनसीईआरटी में देखो इसकी जगह क्या लिखा हुआ है? रिडक्टेंट। क्या लिखा हुआ है? रिडक्टेंट। +2 वाले कहां जाना चाहेंगे? +3 में, इसलिए वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? रिड्यूसिंग की तरह। अब +3 वाले कहां आना चाहेंगे? +3 वाले कहां आना चाहेंगे? +4 वाले कहां आना चाहेंगे? +3 में, तो वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग। तो यहां पे देखो ये शब्द गलत कर दिया है, देखो एनसीईआरटी में क्या लिखता है? TB4 हैज हाफ फिल्ड F ऑर्बिटल इज एन ऑक्सीडेंट। ठीक है, TB4 है तो 4 से कहां आएगा? 3 में आएगा। आगे देखो, द बिहेवियर ऑफ सैमेरियम, ठीक है, सैमेरियम इज वेरी मच लाइक यूरोपियम। ठीक है, सामारियम इज वेरी लाइक यूरोपियम। सामारियम कहां है? सामारियम इज वेरी लाइक यूरोपियम, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहां पे क्या लिखा हुआ है? द बिहेवियर ऑफ सामारियम इज वेरी मच लाइक यूरोपियम एग्जिबिटिंग बोथ +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यस, ये बात सही है कि ये दोनों जो होंगे ये दोनों सिमिलर बिहेवियर दिखाते हैं। हो सकता है वो आगे टीएम और वाईबी के ऊपर यही स्टेटमेंट पुट ऑन कर दे, तो थोड़ा याद रखिएगा, ये ऐसा नहीं है फर्जी में दे रखा है। ठीक है, पढ़ना है, समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ फर्जी में दे दिया, एफ ब्लॉक में तो क्या ही पढ़ने वाला है। लो अगला सवाल बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट? बताइए, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन काम करेगा? या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा? क्या बोल रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट। कौन रिड्यूस करेगा? फर्स्ट क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा भाई। बताइए क्या होगा?
देखो ये क्या है आपका ऑक्सीडाइजिंग, ये क्या है ऑक्सीडाइजिंग, ये क्या है ऑक्सीडाइजिंग। अच्छा ये बताओ, ये तो नॉर्मल है, ये क्या है नॉर्मल है, ये क्या हो गया रिड्यूसिंग, समझ रहे हो, ये कैसा हो गया रिड्यूसिंग। आंसर क्या हो गया, क्योंकि देखो क्या करना चाहता है, EU+2 से +3 जाना चाहता है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, जो इलेक्ट्रॉन खाएगा उसका रिडक्शन होगा, मतलब सामने वाले के लिए एक कैसा एजेंट हुआ रिड्यूसिंग एजेंट, समझ रहे हो। आगे अगर हम बात करते हैं अगला सवाल, सीरियम कैन शो द ऑक्सीडेशन स्टेट +4। अब सवाल ये बना लेगा, क्योंकि ये भी एनसीईआरटी की लाइन है कि सीरियम जो है ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, क्यों दिखा सकता है बताइए, क्यों दिखा सकता है ये बताओ। सीरियम कैन शो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4 बिकॉज सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे इंजीनियर तुम यबलू, या फिर अरे यूं तुम लाजवाब हो, कुछ भी याद रखने का तरीका। अब अगर मैं तुमसे बात करूं, सीरियम है, देखना जरा गौर से, पहले कौन आया सीरियम के जस्ट पहले कौन आया, लेंथेनम, लेंथेनम के जस्ट पहले कौन आया था, कौन आया था लेंथेनम के, हाँ लेंथेनम के जस्ट पहले, अब एस ब्लॉक वाले बताओ ना, कौन आए, कौन आया, हाँ बेरियम, बेरियम के जस्ट पहले कौन आया, बेरियम के जस्ट पहले कौन आया, अबे उसके पहले बताओ यार कौन आया। ये देखो, अगर मैं बात करूं सीरियम कहां पे है, 6 पीरियड में है, तो कौन आएगा, हलीना की रब से फरियाद, यही आएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी सीजियम आएगा, कौन आएगा सीजियम। अब देखना जरा गौर से, 6th ये सीजियम, सीजियम के बाद कौन आया, तो यहां पे कौन आ गया आपका बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, बाप राजी, ठीक है, उसके बाद कौन आया लेंथेनम, और अचानक कौन आ गया सीरियम। यानी कि नोबल गैसेस के बाद कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसके अंदर, 4। अब कह रहे हैं कि सीरियम कैन शो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4, बिल्कुल दिखा सकता है, बिकॉज क्यों ऐसा है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन जब ये छोड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, नोबल गैस बन जाएगा, क्या बन जाएगा नोबल गैस, इसके पहले क्या आएगा नोबल गैस आ जाएगा। तो कह रहा है कि द सीरियम कैन शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4 बिकॉज इट रिजेंबल्स विथ अल्कली मेटल, नहीं अल्कली मेटल के साथ रिजेंबल नहीं कर रहा है, ये आंसर नहीं हो जाएगा। इट हैज वेरी लो आयनाइजेशन एनर्जी, उससे क्या मतलब है, ऑफ टेंडेंसी सीरियम can show the oxidation state of +4 because of its tendency to attain what, noble gas configuration। अगला क्या लिखता है, it has tendency to attain 4f7 का, नहीं ये दो ही जगह होता है, कहां कहां पे, गैडोलिनियम, कहां होता है गैडोलिनियम, और कहां होता है यूरोपियम, ठीक है, तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट सवाल है जनरल इनकी प्रॉपर्टी पे, ठीक है जनरल प्रॉपर्टीज। अब अगला टॉपिक जो दिया गया है दैट इज जनरल प्रॉपर्टी। इसमें एनसीईआरटी का एक स्टेटमेंट है, क्या लिखता है, डेंसिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज चेंजेस स्मूथली एक्सेप्ट फॉर द EU एंड YB, ओकेजनली फॉर SM एंड TM, ओकेजनली फॉर SM एंड TM। तो चलो इनको तो कंसीडर्ड ना भी करें, कह रहा है डेंसिटी एंड अदर प्रॉपर्टी चेंजेस स्मूथली एक्सेप्ट फॉर EU एंड YB, यूरोपियम एंड अगर हम बात करें YB के लिए, क्यों ऐसा होता है, तो यूरोपियम के पास इसलिए होता है क्योंकि यूरोपियम की लोवेस्ट डेंसिटी होती है अमॉन्ग लेंथेनॉइड, सबसे कम डेंसिटी होती है, ये बात एनसीईआरटी ने नहीं दी है, उसने बस इतना स्टेटमेंट लिखा और निकल गई वो। और इसको मैं थोड़ा सा, हालांकि तुमको स्ट्रक्चर वगैरह नहीं याद रखना है, मैं तुमको बस केवल रेफरेंस के लिए मैंने तुम्हें दिया है कि उस लाइन को डिकोड कैसे करना है, उस लाइन का एग्जैक्ट मतलब क्या है, कि डेंसिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज चेंजेस स्मूथली except for the EU and YB and occasionally for the SM and TM, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यूरोपियम हैज लोवेस्ट डेंसिटी, यूरोपियम की डेंसिटी जो होती है वो सबसे कम होती है। आप देख लीजिए, ये पिक्चर है एक बहुत अच्छे स्टैंडर्ड बुक से ये पिक्चर ली गई है, उसमें अगर मैं आपसे बात करूं कि देखिए सबका 6.1 6.7 6.7 7.1 7.26 7.52 याद नहीं रखना है, मैं केवल उस लाइन को समझाने के लिए ये डेटा लेके आया हूं। आप देखिए अचानक से यूरोपियम में कितनी देखने को मिलेगी, 5.2। तो इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा है कि डेंसिटी एंड अदर प्रॉपर्टी चेंजेस स्मूथली एक्सेप्ट फॉर किसके लिए, EU एंड YB,
ओकेजनली कभी कभी देखा जाता है किसके लिए, एसएम एंड टीएम। तो वो ओकेजनली वाली बात पूछे ना पूछे, वो ये बात पूछ सकता है क्योंकि उसने पहले क्या बोला है, डेंसिटी। और डेंसिटी यूरोपियम की क्यों, तो ये लाइन एनसीईआरटी के बाहर से लिखी है मैंने, इसलिए लिख दी है कि यूरोपियम हैज लोवेस्ट डेंसिटी, सबसे कम डेंसिटी होती है पूरे अमोंग लेंथेनॉइड, अमोंग लेंथेनॉइड, व्हाइल ल्यूटेशियम हैज हाईएस्ट, ल्यूटेशियम का क्या होता है, सबसे हाईएस्ट। और अब देखेंगे दो लोगों की कम नजर आ रही है, किसकी किसकी कम नजर आ रही है, एक तो वाईबी की कम नजर आ रही है और एक किसकी नजर आ रही है, यूरोपियम की कम नजर आ रही है। इसीलिए एनसीईआरटी ने बड़े क्लियर शब्दों में एक बात लिखी कि भैया देखो, डेंसिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज। अब अदर प्रॉपर्टीज में बात करेंगे, आप साइज में भी चले जाइए, यूरोपियम के लिए अचानक से साइज में वेरिएशन आ जाता है, तो वो अदर प्रॉपर्टीज लिख के साइज पे फोकस करवाना चाहता है आपका। अब आप ध्यान देंगे तो अच्छी बात है, नहीं ध्यान देंगे तो अच्छी बात है, असर्शन रीजन जिस दिन बनाएगा उस दिन लपेटेगा सबको, ठीक है। डेंसिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज चेंजेस स्मूथली एक्सेप्ट फॉर द ईयू एंड वाईबी एंड ओकेजनली फॉर एसएम एंड टीएम। ओकेजनली कभी कभी एसएम और टीएम के लिए तो देखा जाता है, लेकिन अगर हम बात करें ईयू और वाईबी के लिए अचानक से जंप देखने को मिलेगा, जैसे कि साइज का फैक्टर, जैसे कि डेंसिटी का फैक्टर, ठीक है। और ये रेफरेंस के तौर पे मैंने दे दिया। आगे अगर हम बात करते हैं, लिखती है मैनी ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड आयंस आर कलर्ड बोथ इन सॉलिड स्टेट एंड इन एक्वस सॉल्यूशन। मार्क द वर्ड, एनसीईआरटी ने दोनों जगह बोला है कि सॉलिड स्टेट में उठा लीजिए, सॉलिड स्टेट में उठा लीजिए, किसमें उठा लीजिए, सॉलिड स्टेट में, किसमें, पहली चीज तो सॉलिड स्टेट में उठा लीजिए, और दूसरा क्या बोलती है, एक्वस सॉल्यूशन में। जितने ट्राइवेलेंट आयंस हैं, ट्राइवेलेंट आयंस बोले तो, ट्राइवेलेंट आयन बोले तो, ट्राइवेलेंट आयन बोले तो आप उठा के देखिएगा Ln3+ वाले। अब इसके लिए किसके किसको छोड़ दो, यहां पे लेंथेनम को छोड़ दो, एक तो लेंथेनम को, और किसको छोड़ दो बोलो जल्दी, मैंने ट्राइवेलेंट स्टेट में किसको बोला, एक तो छोड़ दो ल्यूटेशियम को, इनको छोड़ दो, बाकी सबके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज आर व्हाट, पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड। जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज आर व्हाट, पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड। तो अगर हम बात करते हैं कि जो लेंथेनॉइड्स है ये ट्राइवेलेंट स्टेट में, एक लेंथेनम को छोड़िए और एक किसको छोड़िए, ल्यूटेशियम को, इनको अगर आप छोड़ सकते हैं, इनके अलावा बाकी जितने होते हैं कलर्ड होते हैं। लेकिन एक सवाल और, हालांकि वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि किसी दिन अगर सवाल के फॉर्मेट में आया तो 100% जनता गलत करेगी। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में अपन सिर्फ क्या रट के बैठे हुए हैं, रट के बैठे हुए हैं कि भैया जिसके पास एफ इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 13 तक देखने को मिलेगा, 1 से लेके 13 तक देखने को मिलेगा, उनके लिए अगर हम बात करें 1 से 13 में जिसको इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा वो कैसा होगा, वो कलर्ड होगा, ठीक है, और वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन GD+3 याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, इस बार टेस्ट में आ गया था और मुझे नहीं लगता कि कितने लोगों का सही हुआ कितने लोगों का गलत हुआ, आई डोंट नो। लेकिन याद रखिएगा एनसीईआरटी ने सिर्फ 2 बात लिखी है, जहां उसने तीसरा एग्जांपल डाला वहां तुरंत फैल जाओगे। पहला, लेंथेनम 3+ तो ठीक है, ल्यूटेशियम 3+ भी ठीक है, गैडोलिनियम +3 जो होता है ये सॉलिड स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन दोनों जगह कलरलेस होता है, क्योंकि इसके अंदर हाफ फील्ड कन्फ्यूग्रेशन की वजह से कोई एफएफ ट्रांजिशन देखने को नहीं मिलता है। तो कॉपी के अंदर ये बात लिख लीजिए, लिखिए GD+3 कलरलेस इन बोथ एक्वस एंड GD+3 इज कलरलेस इन बोथ। और ये मैं बता दे रहा हूं, एम्स में पूछा हुआ सवाल है। GD+3 is colorless in both colorless in both solid state colorless in both solid state colorless in both solid state and in aqueous solution and in aqueous solution and in aqueous solution GD+3 is colorless in both solid state and in aqueous solution and in aqueous solution and in aqueous solution because due to half filled configuration because due to half filled configuration because due to half filled configuration no FF
electronic transition is possible because no FF, electronic transition is possible, electronic transition is possible, electronic transition is possible, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज पॉसिबल। हमें एनसीईआरटी में 2 दिया गया है, कई दफा एम्स के अंदर एक बार पूछ लिया गया था, तो याद रखिएगा GD+3 जो होता है इसके अंदर अगर मैं आपसे बात करता हूं तो FF ट्रांजिशन नहीं देखने को मिलता है, इसलिए ये भी कैसा होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक में, पहली पॉइंट क्या लिखा हुआ है इसके बाद, द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लैंथेनॉइड इज अराउंड 600 किलोजूल पर मोल इनवर्स। ठीक है, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी बे मतलब ऐसे बात लिखी गई है, कोई इसका लॉजिक नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा कोई हार्डकोर लॉजिक नहीं है इसके पीछे कि अगर हम बात करें द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ लैंथेनॉइड इज 600 किलोजूल पर मोल इनवर्स एंड द सेकंड वन इज व्हाट, 1200 किलोजूल पर मोल इनवर्स, कंपेरेबल विद दोज ऑफ कैल्शियम। मतलब ये किसके साथ कंपेरेबल होता है, कैल्शियम के साथ कंपेरेबल होता है। तो बहुत ज्यादा वो नहीं है, लेकिन ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट बेस्ड में अगर वो कहीं चिपका दे तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा सेपरेटली कि हाँ अपना फोकस गया होना चाहिए कि हाँ अपन इसको वहां पे देखने के बाद से थोड़ा अचंभित ना हो, अटेम्प्ट कर पाए। सिर्फ एनसीईआरटी में इसका कोई लॉजिक नहीं है, एज सच कोई लॉजिक नहीं है। आगे अगर हम बात करें, हाँ अब देखना जरा गौर से, अगला जो पैरा है ना उसमें इंपॉर्टेंट बात जरूर लिखी गई है, अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ variation of third ionization enthalpy indicates that the exchange enthalpy consideration as in 3D orbital of the first transition series appear to impart a certain degree of stability of empty, पहला वर्ड क्या है empty, दूसरा क्या है half filled, और तीसरा क्या है fully filled F levels. This indicates from the abnormally low value of third ionization energy of किसका, लैंथेनम, गैडोलिनियम एंड उसके बाद से अगर हम बात करें तो किसका, ल्यूटेशियम। अब देखो जरा गौर से, लैंथेनम में 6s2 5d1 है, दोनों इलेक्ट्रॉन निकालोगे खाली हो जाएगा पूरा ऑर्बिटल, इसीलिए पहला वर्ड क्या आया, एम्प्टी। उसके बाद गैडोलिनियम में 6s2 4f7 5d1 है, यहां से कितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 3, तो ये क्या बनेगा 4f7, क्या बनेगा 4f7, यानी ये क्या बना, हाफ फिल्ड। एंड ल्यूटेशियम 6s2 4f14 5d1, यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये क्या बनेगा Lu+3, और ये क्या बनेगा 4f14, इसीलिए क्या लिखा, फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ f ऑर्बिटल। इस लाइन को इग्नोर मत कीजिएगा क्योंकि ये आपके स्टेटमेंट में आ सकती है। तो मैं आपको बताऊं कि इसीलिए एनसीईआरटी ने क्या लिखा है कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इनकी इंपॉर्टेंट बता रखी है, किसके किसके लिए, तो एक तो लैंथेनम के लिए, दूसरा किसके लिए, गैडोलिनियम के लिए, और ये तीसरा अगर हम बात करें तो ल्यूटेशियम। हालांकि ये वहां पे कराया जा चुका था पीरियोडिक टेबल के अंदर, लेकिन फिर भी एक बार ही ध्यान दे दीजिएगा, मैंने स्निप लगा के डाल दिया है वापस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अब आता है इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ लैंथेनॉइड्स। इसके बाद टॉपिक जो दिया गया है दैट इज दिया गया इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ लैंथेनॉइड। सिंपल सी बात है, लैंथेनॉइड की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है भाई, +3 है। अब आपको तुमको पता होना चाहिए, लैंथेनॉइड्स को जब मान लीजिए किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे, ठीक है, एसिड के साथ, ये H2 गैस देता है, सुनना जरा गौर से, एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो लैंथेनॉइड कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 3 इलेक्ट्रॉन देगा, हाँ या ना। मान लो 3H है, यहां एसिड का काम है H+ देना, H+ जैसे ही निकला, H+ निकलने के बाद क्या हुआ, H+ को भूख लगी होगी, H+ क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन खा लेगा। अगर इलेक्ट्रॉन खा लिया तो यहां पे क्या बनेगा, बोलो जल्दी, H+ ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन खाया, H क्या बन गया, फ्री रेडिकल बन गया। ऐसे ही दूसरा H आया, उसने दूसरा इलेक्ट्रॉन खाया तो दूसरा H फ्री रेडिकल बना। H फ्री रेडिकल क्या कंबाइन करके उड़ जाएंगे, H2। इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है कि लैंथेनॉइड को जब हम एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो वो क्या बनाता है, H2। हेलोजन्स के साथ ट्रीट करते हो तो सिंपल सी बात है, हेलोजन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1, इसके ऊपर चार्ज +3, इसका चार्ज इसके पाव में, इसका चार्ज इसके पाव में, क्या बन गया, lnx3 बन गया, क्या बन गया, lnx3। एलन का वाटर के साथ बोल रहा है कि एलन का वाटर के साथ क्या होगा, तो यहां पे जरा गौर से देखो, LnOH का होल थ्राइस दिया हुआ है, ढंग से देखना कि लैंथेनम है, लैंथेनम में अगर हम बात करें तो Ln+3 में
और इधर क्या बनेगा, OH माइनस, पानी को अगर तोड़ो तो H प्लस और OH माइनस बनेगा। इसका चार्ज इसके पाव में, इसका चार्ज इसके पाव में, क्या बन गया, लैंथेनम का हाइड्रोक्साइड। अगली अगर हम बात करते हैं कार्बन के साथ 273, तो देखो क्या क्या बनता है। जनरली हम एक केवल चीज मान के चलते हैं, हम क्या मान के चलते हैं कि हमारा यहां पे क्या बनेगा, Ln2C3 की अगर हम बात करते हैं, यही मान के चलते हैं बनता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ केसेस में Ln3C भी देखने को मिलता है, कुछ केसेस में Ln2C भी देखने को मिलता है। हाँ, एनसीईआरटी में ये मेंशन्ड है, लेकिन पीछे अगर आप एम्स के ऑप्शंस को उठाएंगे तो वहां पे ये भी लिखा हुआ था। तो याद रखिएगा, लैंथेनम जब कार्बाइड के साथ रिएक्ट करता है तो सिर्फ ये बनाता है, एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, लेकिन साथ में याद रखिएगा Ln3C भी बना सकता है, Ln2C भी बना सकता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि नाइट्रोजन के साथ, तो देखो Ln कितने में है, +3 में, नाइट्रोजन कितने में है, -3 में, चार्ज इसके पाव में, चार्ज इसके पाव में, ये क्या बन गया, LnN बन गया। आगे अगर लैंथेनम को हीटेड विद सल्फर, लैंथेनम +3 सल्फर -2, इसका चार्ज इसके पाव में, इसका चार्ज इसके पाव में, Ln2S3 बन गया। अच्छा, बॉन्ड्स इन O2, जब O2 के साथ जलाओगे तो Ln+3 है, O-2 है, इसका चार्ज इसके पाव में, इसका चार्ज इसके पाव में, तो ये बन गया Ln2O3। अब यहां पे जरा गौर सुनिए, अब नीचे दिया गया है यूज, तो यूज में क्या दिया गया है कि यूज्ड इन द मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय, किसमें, मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय टू प्रोड्यूस बुलेट्स, शेल्स जो पहनते हैं पुलिस वाले, और लाइटर फ्लिंट, जलाने वाला, सही बात है, लाइटर फ्लिंट जो होता है ना उसी को बोलते हैं, ठीक है, लाइटर वाले को लाइटर फ्लिंट बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लैंथेनॉइड्स का यूज करते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, यूज्ड एज फॉस्फोरस इन टेलीविजन स्क्रीन, लैंथेनॉइड ऑक्साइड। ठीक है, तुम पुराने जमाने की अगर टीवी उवी देखोगे ना, तो पहले पीछे वाला बड़ा वाला बना हुआ आता था, समझ रहे हो मेरी बात को, पूरा लगा रहता था, तो स्क्रीन लगी रहती थी, उस पर रेडिएशन गिरती थी और फिर वो इमेज दिखाता था। ठीक है, तो उसी को कह रहा है यूज्ड एज फॉस्फोरस इन टेलीविजन स्क्रीन एज लैंथेनॉइड ऑक्साइड, यानी कहने का मतलब है किसका उपयोग किया जाता था, Ln2O3 का उपयोग किया जाता था। और यहां पे आके आपका लैंथेनॉइड समाप्त हुआ, एक्टेनॉइड बचा हुआ है। ठीक है, सवाल ये है फॉर्मूला ऑफ हैलाइड, लैंथेनॉइड में भी Ln कितने में, +3 में, X कितने में, माइनस में, क्या बन जाएगा, Lnx3। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टेनॉइड एलिमेंट, चलो ये तो बाद में, अभी पढ़ा तो ले पहले। हाँ हाँ है, अभी है, आगे आओ। अब आ जाते हैं लास्ट, इसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या लिखता है, वही बात है, वो पहले तो एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन फिर भी सुन लो। इन ट्राई पॉजिटिव लैंथेनॉइड आयंस द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली इंक्रीजेस, कहां से, 0 से लेके 7 तक इंक्रीज होंगे, और 7 के बाद क्या होना शुरू हो जाएंगे, डिक्रीज। तो कह रहा है ट्राई पॉजिटिव, यानी Ln+3 में हम बात करें, इन tri-positive lanthanide ion, the number of unpaired electron regularly increases from lanthanum to gadolinium 0 to 7, then continuously decreases from ल्यूटेशियम। मतलब कि अगर हम बात करें 7 से अब 14 की तरफ जाओगे तो इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेंगे अनपेयर्ड, और यहां पे क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। जितना ज्यादा इंक्रीज करेगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ा, इंटेंस कलर होने के चांसेस भी उतने ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। आगे अगर हम बात करें, लैंथेनम एंड ल्यूटेशियम आयन आर डायामैग्नेटिक, पहले ही बता दिया है, La+3 एंड Lu+3 आर डायामैग्नेटिक, while all other tri positive, while all other tri positive statement में लिख सकता है, पूछ सकता है which among the following statement is true, और एक स्टेटमेंट ये भी डाल सकता है कि all except lanthanum and lutetium ion all other tri positive lanthanoids ions are क्या, पैरामैग्नेटिक। हाँ, उनमें भी सबसे ज्यादा मोस्ट पैरामैग्नेटिक कौन होता है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बात मेंशन्ड है एनसीईआरटी में। तो सबसे ज्यादा कौन होता है, एनडी। कौन होता है, एनडी। कौन होता है, एनडी। सीटीवी एंड डाइपर, सीटीवी एंड डाइपर, तो वो एनडी है। ठीक है, एनडी इज मोस्ट पैरामैग्नेटिक लैंथेनॉइड। एनडी कैसा होता है, मोस्ट पैरामैग्नेटिक लैंथेनॉइड होता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, C4+ और YB2+ इज ऑल्सो अ डायामैग्नेटिक आयन। ये कब की बात कर रहा है, Ln+4 की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, Ln+2 की बात कर रहा है। अगर Ln+3 में अगर देखा जाए तो कौन कौन होगा, बोलो जल्दी, La+3 होगा और Lu+3 होगा, समझ रहे हो। अगर हम बात करें Ln+4 में तो C आंसर चला जाएगा, Ln+2 में अगर हम बात करें तो YB+2 आंसर चला जाएगा। कितने पेयर है टोटल, 6, स्कैंडियम, जिंक
उसके अलावा अगर हम बात करें C4+ YB2+ La+3 Lu+3, क्या ये बात समझ में आई? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टेनॉइड एलिमेंट डज नॉट फाउंड इन नेचर। देखो होता क्या है, थापर यूनिवर्सिटी, इनके बाद वाले जो एलिमेंट है इनको क्या बोला जाता है? ट्रांस यूरेनिक। कॉपी के अंदर लिखो ट्रांस यूरेनिक। क्या बोलो? बोलो ट्रांस यूरेनिक। अगर हम बात करें तो यहां पे अगर यूरेनियम के बाद जो पाए जाते हैं, लिखिए यहां पे लिखिए कॉपी के अंदर कि एलिमेंट 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 आफ्टर यूरेनियम, एलिमेंट आफ्टर यूरेनियम, एलिमेंट आफ्टर यूरेनियम, एलिमेंट आफ्टर यूरेनियम आर called transuranic element. Element after uranium is called transuranic element. Element after uranium is called transuranic element. Element after uranium is called transuranic element. ठीक है? And that are generally man-made and radioactive. That are generally man-made and radioactive. वो कैसे होते हैं? Man-made होते हैं और कैसे होते हैं? Radioactive होते हैं। वो जनरली कैसे होते हैं? मैनमेड और कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव। तो यहां पे सवाल दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टेनाइड एलिमेंट डज नॉट फाउंड इन नेचर, तो कौन सा नहीं पाया जाएगा? तो याद रखिएगा बस थापर यूनिवर्सिटी फर्स्ट 3 एक्टेनॉइड्स आर नेचुरल एलिमेंट, बाकी सब कितने हैं? मैनमेड और कैसे हैं? रेडियो एक्टिव। आंसर क्या चला जाएगा? लॉरेंसियम। ठीक है, अगले अगर हम सवालों पे आ जाते हैं, कहता है Which of the following species act as reducing agent? अब बताओ reducing agent की तरह कौन काम करेगा? कौन काम करेगा? Reducing, जो इलेक्ट्रॉन देगा, और जो इलेक्ट्रॉन देगा वो कौन देगा? बोलो जल्दी। तो ये कैसा हो गया? Reducing। और C4+ कैसा हो गया? बोलो जल्दी। Oxidizing। ये कैसा हो गया? Oxidizing। ये हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग और ये हो जाता है रिड्यूसिंग। नेक्स्ट सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू लेंथेनॉइड्स आर इनकरेक्ट। ये है नीट 2016 का सवाल। ये है नीट 2016 का सवाल। अब मैं तुमको बता रहा हूं, तुम सिर्फ लेंथेनॉइड में घूम घूम के जाते हो। लेंथेनॉइड, लेंथेनोन्स एंड रेयर अर्थ एलिमेंट, आप चेक कर लीजिएगा, नीट 2016 फेज 2 का सवाल है ये। ठीक है, तो इसलिए एक भी सवाल को नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूं, मैं तुमको बता रहा हूं, जनरली क्या होता है, एफ ब्लॉक को अपन ना पूरा कंप्लीटली इग्नोर मार देते हैं। आपको लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा करा रहा हूं, मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा नहीं करा रहा हूं। आप अगर एम्स का पेपर उठा के देख लीजिए, आप जो पीवाईक्यूज उठा के देखेंगे और इन डेप्थ अगर आप एनसीईआरटी के कोर पार्ट के सिलेबस को देखेंगे, तो एनसीईआरटी ने कहीं अपना सिलेबस लिखते वक्त ये नहीं बोला है कि मैं एक्टेनॉइड नहीं पूछूंगा, मैं लेंथेनॉइड नहीं पूछूंगा। तो अगर आप इग्नोर करते हैं देन आप अपने रिस्क पे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, पढ़ लोगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। आप उसको छोड़ के जा रहे हो, आज तक नहीं पूछा गया, इसका क्या गारंटी आगे नहीं पूछा जाएगा? ये बताओ, नीट 2016 का सवाल है, हम लेंथेनॉइड 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 पढ़ के जाते हैं। एनसीईआरटी में तो नहीं दिया लेंथेनॉन्स कहीं, लेकिन पूछ दिया पेपर में लेंथेनॉन्स, अब पता होना चाहिए। और ये मैं बताऊं कहां पे, एम्स में पूछा हुआ था पहले, GD+3 एम्स में पूछा हुआ है पहले, और इस बार टेस्ट में आ गया था। आप में से पता है आप लोगों में से कितने लोगों का सही हुआ? सही हुआ तो तुक्के में सही हुआ, वरना वो सही नहीं हुआ था। कंसेप्ट तो किसी को नहीं पता था, सबको यही पता है F1 से लेके 13 तक इलेक्ट्रॉन है, तब तो वो पैरामैग्नेटिक है। डाल दिया सवाल F7 है, बताइए आप पेपर में भी मार के आओगे। और आप एक काम करो, अच्छी अच्छी साइट्स पे, अच्छे अच्छे बुक्स में आप जाके रेफरेंस, केमिस्ट्री एक्सचेंज जो है, ठीक है, सबसे बड़ी साइट है, उस पे जाके आप मारो, आपको पता चल जाएगा कि जो अभी डिस्कवरी जो किया गया है उसमें बताया गया है कि गैडोलिनियम+3 जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन हो या फिर वो किस में हो, अगर हम बात करें तो सॉलिड में हो, दोनों जगह कैसा होता है? कलरलेस होता है। तो ये बताइए सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू लेंथेनॉन्स यानी लेंथेनॉइड इज इनकरेक्ट। ऑल द लेंथेनॉइड आर मच मोर रिएक्टिव देन अल्युमिनियम। ये भी एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, पता है कहां लिखी हुई है? जहां आईपी वाली बात लिखी है उसके जस्ट नीचे वाले पैराग्राफ में जाके देखो। आईपी वाली बात जहां लिखी है ना, आयनाइजेशन पोटेंशियल वाली बात, उसके जस्ट नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, आयनाइजेशन पोटेंशियल वाली बात लेंथेनॉइड के केस में क्या लिखा हुआ है जस्ट नीचे? हाँ बताइए। नाम का दीपू कुमार, दीपू कुमार। अरे नहीं नहीं, बहुत सीनियर बैच है, ये लोग 3 साल ड्रॉप मार चुके हैं। नहीं, पेरेंट्स को बोल दीजिए आपका बच्चा बड़ा हो गया, इसे घूमेगा नहीं, घुमा देगा 2-3 को।
गुम गया है क्या? हाँ गुम गया है। कौन नाम है, किसका नाम है दीपू कुमार यार? दीपू कुमार किसका नाम है बताओ भाई? हाँ बोलो, तुम्हारा नाम है दीपू कुमार? हाँ अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा, लाइब्रेरी, अच्छा समाज सेवा कर रहा होगा ना। हाँ आओ इधर आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू लेंथेनॉन्स इज इनकरेक्ट? देखो ऑल लेंथेनॉन्स आर मच मोर रिएक्टिव देन अल्युमिनियम, ये बात है गलत। ऑल लेंथेनॉन्स में सीरियम या नहीं होता है, समझ रहे हो मेरी बात को? ऑल लेंथेनॉन्स आर मच मोर रिएक्टिव देन अल्युमिनियम। मान लिया कि सीरियम हो गया, ठीक है, और कौन हो गया? यूरोपियम हुआ, वाईबी हुआ, ये सब नहीं होते हैं उतने रिएक्टिव। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑल लेंथेनॉन्स आर मच मोर रिएक्टिव देन अल्युमिनियम, ये बात गलत है। आगे क्या लिखता है? C4+ सॉल्यूशन आर वाइडली यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है, तो ये बात तो सही है। यूरोपियम SO+2 ऑक्सीडेशन स्टेट, सही है। The basicity decreases as the ionic radius decreases from Pr to Lu। एक लाइन याद रखना, ऑक्सीजन से जितना दूर जाओगे बेसिक नेचर उतना ही आपका क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन से आप जितना दूर जाएंगे आपका बेसिक नेचर उतना कम होता जाएगा। तो यहां पे अगर हम बात करें ये भी सही है। यानी कि अगर हम बात करें लेंथेनम के हाइड्रोक्साइड से ले लीजिए, ठीक है, लेंथेनम के हाइड्रोक्साइड से, और आगे चलते जाइए ल्यूटेशियम के हाइड्रोक्साइड तक, बेसिक नेचर क्या होगा? कम होगा। यानी ये लाइन लिखो, जितना ऑक्सीजन से दूर जाओगे उतना ही बेसिक नेचर आपका कम होगा, उतना ही बेसिक नेचर क्या होगा? कम होगा। जितना ऑक्सीजन से दूर जाओगे उतना ही बेसिक नेचर कम होता चला जाएगा। जितना ऑक्सीजन से दूर जाओगे उतना ही बेसिक नेचर कम होता चला जाएगा। जितना ऑक्सीजन से दूर जाओगे उतना ही बेसिक नेचर कम होता चला जाएगा, उतना ही बेसिक नेचर कम होता चला जाएगा, ठीक है। आ जाइए, एफ ब्लॉक एक्टेनॉइड और 5F सीरीज, 2 मिनट का है, 5-7 बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर करता है? 5F में, N-2 सेल, ठीक है, 7th पीरियड होता है, तो कौन सा? 5F में, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? एक्टेनॉइड्स बोलते हैं। अगली बात क्या लिखता है? द मैन मेड 11 एलिमेंट, कौन कौन से? NP से लेके LR तक, are placed beyond uranium in the periodic table and are called what? Collectively called transuranic element। इनको क्या बोला जाता है? transuranic element। आगे, थापर यूनिवर्सिटी, ये क्या होते हैं? फर्स्ट ट्री एक्टेनॉइड्स आर नेचुरल एलिमेंट। यही 3 कैसे होते हैं? नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं। आगे अगर हम बात करें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा D0 भी हो सकता है, D1 भी हो सकता है, D2, लेकिन S क्या होगा? फिक्स होगा। S में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, S के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। बाकी अगर ओवरऑल कंफ्यूग्रेशन देखोगे तो क्या बनेगा? Rn 5F0 से लेके 14 तक, 6D0 1 2, ठीक है। अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड। पहले पॉइंट ऑफ रिजम्बलेंस, अगर हम बात करें कि इनके बीच में क्या क्या सिमिलरिटी है, बोथ लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड क्या शो करते हैं? मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना शो करते हैं? बोलो जल्दी, +3। अगर हम बात करें कि लेंथेनॉइड हुआ चाहे एक्टेनॉइड हुआ, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? +3। दूसरी अगर हम बात करें, बोथ आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब देखो ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब जो इलेक्ट्रॉन देकर सर पर पॉजिटिव रखे। तो ऑब्वियस है जो इलेक्ट्रॉन देगा वो किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट, समझ रहे हो? एकमात्र ऐसा है जो ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम कर रहा है, वो कौन? क्या नाम है उसका? क्या नाम है? सीरियम +4। उसको छोड़ दो तो बाकी सब किसकी तरह काम कर रहे हैं? जनरली रिड्यूसिंग। आगे अगर हम बात करें, cations with unpaired electron in both of them are paramagnetic, बिल्कुल सही बात है, लेकिन GD+3 जो होता है इस बात का क्या होता है? एक्सेप्शन होता है। GD+3 क्या है? इस बात का एक्सेप्शन। आगे अगर हम बात करें, most of the cation of lanthanide and actinoids are colored except GD+3, La+3, Lu+3, इन 3 को छोड़ दीजिए तो मोस्ट ऑफ द केटायन कैसे होते हैं? कलर्ड होते हैं। आगे अगर हम बात करें, both of them can show steady decrease in ionic radii along the series। ऑब्वियस है लेफ्ट टू राइट जाओगे, चाहे वो लेंथेनॉइड में जाओगे और चाहे वो एक्टेनॉइड में जाओगे, साइज क्या होता हुआ पाओगे? घटता हुआ पाओगे।
आगे अगर हम बात करें, द लेंथेनॉइड शो, लेंथेनॉइड में सीरीज जो घटती है उसके पीछे कारण क्या है, दैट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एंड एक्टेनॉइड में जो सीरीज घटती है उसके पीछे कारण क्या है, एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब सवाल ये पूछा जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज कौन सा कॉन्ट्रैक्शन ग्रेटर है, आंसर क्या हो जाएगा, एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। रीजन क्या है एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का, 5f इलेक्ट्रॉन, और लेंथेनॉइड का क्या रीजन है, 4f इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां पे देखना जरा गौर से, लेंथेनॉइड की अगर हम बात करते हैं तो लेंथेनॉइड के केस में बिसाइड द मोस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +3, मतलब इनके अंदर लेंथेनॉइड में +3 होता है, जबकि अगर लेंथेनॉइड में हम बात करें कि +2 और +4 भी पाए जाते हैं। ठीक है, यहां पे क्या कह रहा है कि अब देखते हैं पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन, मतलब अंतर क्या है बेसिकली इनमें। तो बिसाइड द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, नो डाउट मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी भी कितनी है, +3, लेकिन इसमें क्या क्या पाया जाएगा, +4, +5, +6 पाया जाएगा। ठीक है, स्टेट इन केस ऑफ सर्टेन एलिमेंट। आगे क्या लिखता है, लेंथेनॉइड हैव लेस टेंडेंसी टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये कम कॉम्प्लेक्स बनाता है, जबकि एक्टिनॉइड हैव स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी टू फॉर द मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। क्यों, ये रीजन है उसकी वजह से, कॉन्ट्रैक्शन, साइज छोटी है, अपने आजू बाजू ज्यादा लिगेंड को अप्रोच करेगा, पॉजिटिव चार्ज में होगा तो ज्यादा लिगेंड को पास बुलाएगा, ये क्या होगा, ये कम बुला पाएगा, इसलिए लेंथेनॉइड कम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एक्टेनॉइड ज्यादा बनाते हैं। इसमें अगर पीएम को छोड़ दो, इसमें अगर पीएम को छोड़ दो तो दे आर नॉन रेडियो एक्टिव, और यहां पे जितने एक्टेनॉइड हैं सब के सब कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, जितने एक्टेनॉइड्स हैं वो सब रेडियो एक्टिव होते हैं। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर लेस बेसिक, ये एनसीईआरटी की लाइन है, मैं पहले बता दे रहा हूं, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर लेस बेसिक, क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन से कम दूरी पर है, और एक्टेनॉइड्स के जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स हैं आर मोर बेसिक, क्यों, क्योंकि ये अगर हम बात करें, क्या बात करें कि भैया एक्टेनॉइड्स जो है ये ऑक्सीजन से ज्यादा दूरी पर हैं, दैट इज वाई इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड मोर बेसिक होंगे और उनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड लेस बेसिक होंगे। अब बात ये आती है कि इनके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस के बारे में, जैसे थोरियम के बारे में, एटॉमिक रिएक्टर की तरह, फ्यूल रॉड्स की तरह यूज किया जाता है, और कहां यूज किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कोऑर्डिनेशन में अपन पढ़ेंगे सिस्प्लैटिन, एंटी कैंसरस ड्रग होता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, यूरेनियम जो होता है ये किसकी तरह यूज किया जाता है, न्यूक्लियर फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। और अगली बात क्या लिखता है, इट्स सॉल्ट्स आर यूज्ड इन द ग्लास इंडस्ट्री फॉर इम्पार्टिंग ग्रीन कलर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड ऑल्सो इन मेडिसिन। प्लूटोनियम की बात करें तो प्लूटोनियम को यूज किया जाता है किसकी तरह, फ्यूल की तरह, कहां पे, फ्यूल की तरह, तो इन द एटॉमिक रिएक्टर एज वेल एज इन एटॉमिक बॉम्ब्स। अब बात आती है इस यूरेनियम के ऊपर एक सवाल छोटा सा पूछा जा सकता है, एक्चुअल में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर स्पेंट फ्यूल होती है, सुनना ये बात कहां लिखी हुई है, क्लास 12th के पी ब्लॉक के ग्रुप नंबर 17 में एक कंपाउंड दिया गया है ClF3, उस ClF3 के अंदर ये बात लिखी गई है, ढंग से सुनिएगा। एक्चुअल में क्या होता है, यूरेनियम जो होता है ना ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, और यूरेनियम बड़ा महंगा आता है, अभी बिहार में भी पकड़ाया था कोई तो सीबॉर्जियम पकड़ाया था या कुछ तो पकड़ाया था, रेडियम ओडियम कुछ ऐसी पकड़ाया है, मतलब कुछ किलो इधर पकड़ा गया है, कुछ किलो नहीं कुछ ग्राम में पकड़ाया है, किलो में तो फिर महान बन जाएगा, कंट्री खरीद लोगे, समझ रहे हो मेरी बात को। तो यूरेनियम पकड़ा है। अब यूरेनियम क्या होता है, जो स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल होता है ना, स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल, ये एक बार सवाल पूछा गया है इसलिए मैं बता रहा हूं, स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल जो होता है, ठीक है सुनिएगा ढंग से, यहां पे अगर हम बात करें स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल होता है। अब स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल मतलब जो न्यूक्लियर रिएक्ट कर गए, न्यूक्लियर रिएक्टर जो थे वो रिएक्ट कर गए, अब बचा हुआ चीज जो बचा उसको कचड़ा बोला गया, लेकिन उस कचड़े के अंदर बहुत हैवी और बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल था यूरेनियम। अब ये हुआ कि इसको निकालना है, अब यूरेनियम को कौन निकालने जाए, एक तो रेडियो एक्टिव है, जाओगे निकालने, तुम्ही को निकाल देगा, 2-4 जनरेशन का डीएनए निकाल देगा ये खट से, समझ रहे हो। तो क्या होता है, आप कैसे निकालें, तो एक मटेरियल होता है एस्बेस्टॉस, ठीक है, ये कहां लिखा हुआ है, ग्रुप नंबर 14 के सिलिकेट्स वाले टॉपिक में जब तक डिलीट नहीं हुआ था तो वहां एक मटेरियल पढ़ाया जाता था एस्बेस्टॉस, कहा जाता था कि उसके अंदर ना वो आग बुझाने के काम में लिया जाता था। ठीक है, मतलब एस्बेस्टॉस का यूज किया जाता था आग बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता था, एस्बेस्टॉस का। तो अब एस्बेस्टॉस क्यों बोला, अभी आऊंगा उस पॉइंट पे, सुनना। होता क्या है कि अब इसको निकालना है, अब निकाले तो निकाले कैसे, तो हम एक केमिकल का सहारा लेते हैं और उसका नाम क्या है, ClF3। क्या बोलो बोलो, ClF3।
ClF3 इसके साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, UF6 बनाता है। अब मेटल जो होता है वो तो नॉन वोलाटाइल है। अब यूरेनियम निकालना हमारे लिए बहुत जरूरी है, अगर निकाल लोगे तो बहुत फायदा होगा आपको। तो क्या होता है, यूरेनियम को कौन निकालने जाएगा, निकाल तो पाओगे नहीं। तो हम क्या करते हैं कि एक काम करते हैं, मेटेलिक फॉर्म में नहीं निकाल सकते, इसको कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड बनाएंगे तो ये वोलाटाइल बन जाएगा। वोलाटाइल बन जाएगा तो गैस इकट्ठा कर लेंगे और उसमें से यूरेनियम फिर सेपरेट कर देंगे। तो स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल, जो बचा हुआ कचरा है, ठीक है, उसमें से अगर हमें बात करना है यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करना है तो हमें किसको यूज करना होता है, ClF3 को। और ClF3 कंबाइन करके क्या बनाता है, UF6 बनाता है। और ये क्या बना लेता है साथ में, ClF। तो ClF, अब ये बात क्यों एस्बेस्टोस की आप बीच में लाए थे, ये इतना रिएक्टिव होता है, इतना रिएक्टिव होता है, ये इतना रिएक्टिव होता है कि जो दुनिया की आग बुझाता है ये उसमें आग लगाता है। समझ रहे हो, इतना खतरनाक रिएक्टिव होता है ये ClF3। इंटर हेलोजन है ये, क्या है, इंटर हेलोजन। समझ रहे हो, एस्बेस्टोस जिससे आग बुझाई जाती है, पूरे दुनिया की आग बुझाई जाती है, ये उसी में, अगर उसके साथ कांटेक्ट में आ जाए उसमें आग लगा देगा। समझ रहे हो, जो दुनिया की आग बुझाता है ये उसमें आग लगाता है। तो याद रखना ये इंटर हेलोजन है। और मैं आपको बता दूं कि ये कहां पे दिया गया है, पी ब्लॉक के अंदर। इसलिए एनसीईआरटी ने एक बात लिखा है, जब एक्टेनॉइड्स पढ़ोगे आप, और ये सवाल एम्स के अंदर पूछ चुका है कि हाउ यूरेनियम इज सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल, और उसके लिए ये रिएक्शन काम में ली जाती है, ये वाली रिएक्शन, ठीक है, कि यूरेनियम को एक्चुअल में एक इंटर हेलोजन होता है जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। इतना रिएक्टिव है कि जो दुनिया में आग बुझाता है ये उसमें आग लगाता है। समझ रहे हो, उसको ट्रीट किया जाता है और ये क्या बनाता है, UF6 और ClF। और UF6 एक वोलाटाइल मटेरियल है, इसको इकट्ठा करोगे, इकट्ठा करने के बाद कंटेनर में, अभी नहीं कि घर का डब्बा लेके पहुंच गया कि यूरेनियम इकट्ठा करने चले हैं, पता चला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है यूरेनियम इज यूज्ड एज न्यूक्लियर फ्यूल। ये इतनी छोटी सी बात पे एम्स ने बहुत अच्छा सवाल बनाया था, इंटर हेलोजन से कनेक्ट किया और सवाल बना लिया। पेपर में हालत लोगों की, अब कुछ लोगों ने सही भी किया था, लेकिन उस साल बस माना गया था ये 0.3% लोग इस सवाल को निकाल पाए थे केवल और केवल। तो याद रखिएगा कि यूरेनियम इज यूज्ड एज न्यूक्लियर फ्यूल। एक भी लाइन को ऐसे हल्के मत लेना, जितना सीरियसली लोगे उतना ही सीरियस हो जाएगा, चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसी के साथ मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, समाप्त हो चुका है आपका डीएनए ब्लॉक। अगले लेक्चर में शुरू होगा कोऑर्डिनेशन। वैसे मैं लेके आज ही आया था कि आज ही शुरू करूंगा।